बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट FA1 की क्लास में हमने जो है अकाउंटिंग इक्वेशन से करा था। और अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, उसमें भी हमारी सिर्फ एक ही क्लास हुई थी आई थिंक, या एक दो। वो आप पोर्टल पे देख लीजिएगा लाजमी। जब एडमिशन लेंगे तो आपको कॉपी का एक्सेस दे देंगे। तो कॉपी करा था आपने ये सवाल, तस्वीर ले ली थी, तो आप कॉपी डाउन कर लीजिएगा घर पे। लाजमी कॉपी डाउन कर लीजिएगा, मैंने कहा ताकि ये एक हम कवर कर ले, इसलिए लास्ट में मैंने ये। नेक्स्ट क्लास में हम इसको वापस से इधर से ही स्टार्ट करेंगे, फाइलो मेथड से ही स्टार्ट करेंगे। एक सवाल करके दोगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जरा देखो, लिखवा लीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन। The whole of the financial accounting is based upon a very simple idea, and the idea is generated as resources in the business is equals to resources supplied by the owner. तो ऐसे इक्वल टू क्या हो गया था, कैपिटल। सही है। फिर ऑन द अदर एंड, इफ रिसोर्सेज इन द बिजनेस सप्लाइड इन टू वेज, रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल प्लस रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर, तो वो कहलाता है एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आज जरा हेडिंग मार्क करो, हेड्स ऑफ अकाउंट्स और पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। हेड्स ऑफ अकाउंट्स और पिलर्स ऑफ अकाउंट्स, ये लिखवाया था जरा देखो। नहीं, let's start from the लिखना ALCER, अल्सर पाया था। जो लिख लिया तो सही है, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख ले। ALCER, A stand for very good, L stand for liability, good, C stand for E stand for expense, expenses, R stand for revenue, good। ये हेड्स ऑफ अकाउंट या पिलर्स ऑफ अकाउंट हो गया। इसके बाद देखना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लिखवाया था। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लिख लो। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पूरी दुनिया की फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ये रूल अप्लाई किया जाता है पहली बार। डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट की कोई ऑफिशियल कोई डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दो कॉलम के नाम है। अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने बोला दीज आर द टू कॉलम नेम, एक का नाम है डेबिट, एक का नाम है क्रेडिट। पूरा नाम होता है डेबिट रिकॉर्ड और एक का नाम होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम के नाम हैं, उस पे इन्होंने फॉर्मूले इंप्लीमेंट करे। मैं थोड़ी सी सीक्वेंस चेंज करूंगा, एसेट्स और उसके साथ एक्सपेंसेस को साथ लिखूंगा ताकि तुम्हें रूल्स थोड़े से जल्दी याद हो जाए। अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने रूल क्या बनाया, व्हेनेवर assets increases in the business, whenever assets increases in the business, debit record, whenever expenses increases in the business, debit record। दोनों के लिए क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में लिखा जाएगा। whenever assets and expenses increases in the business, debit record,
whenever asset and expenses decreases in the business, credit record. और जब ये दोनों बिजनेस में कम होंगे, बिजनेस के अंदर कम होंगे, अपने आप को हमेशा किसी बिजनेस का अकाउंटेंट तस्वुर करेंगे। आप क्या तस्वुर करेंगे? एज एन अकाउंटेंट। whenever assets and expenses decreases in the business, credit record की एरो अपर की तरफ डाल देना, और जब भी एसेट डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट की तरफ दिखेंगे। इन दोनों के लिए रूल एक है, बाकी तीन के लिए एक रूल है ऑपोजिट। बहुत सारे बच्चे बाय मिस्टेकली कहते हैं कि डेबिट मींस इंक्रीज और क्रेडिट मींस डिक्रीज। गलत। अगर इंक्रीज और डिक्रीज होता तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में नहीं लिखी जाती, वो भी अगर डेबिट में ही लिखी जाती तो फिर हम बोल सकते थे कि डेबिट का मतलब क्या है? इंक्रीज। इन दोनों के लिए बिल्कुल वाइस वर्सा ऑपोजिट रूल है। ये आपको हमारे टीचर्स कहते थे सबसे जानदार तरीके से ये याद होना चाहिए, ये रूल्स। अगर वो तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम याद हो जाते हैं। मेरा जहां तक अपना ओपिनियन है, बच्चे को सबसे ज्यादा इसको बाइफिगरेट और डिस्टिंग्विश करना नहीं आता, जो आज हमारी इंशाल्लाह क्लास के अंदर डिस्कस होगा। क्या मतलब सर? कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, इनकम या रेवेन्यू क्या है, ये एरो के साथ बनाइएगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और इसका दूसरा नाम भी लिख देना रूल्स ऑफ अकाउंट्स। इन दोनों के लिए रूल एक है। अब मैं जब भी पूछूं तो आप एक साथ ही बताइएगा। इन दोनों के लिए एक रूल है, एसेट और एक्सपेंसेस के लिए। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यूज के लिए एक रूल है। whenever liabilities, capital and revenues increases in the business, credit record. Whenever liabilities, capital and revenues decreases in the business, debit record. नेक्स्ट हेडिंग डालना, इसको भी इंप्लीमेंट करेंगे। हर चीज पता नहीं कितनी हजारों मर्तबा रिपीट होगी, तो बहुत डिटेल में। असल में मसला क्या होता है कि जब ये इनिशियल फेज में बच्चा आता है तो इसको तो कुछ पता ही नहीं होता। आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लिसनिंग इतनी खतरनाक टाइट करके आनी चाहिए कि आपका एक लफ्ज भी आगे पीछे आपके स्किप ना हो। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बाद आप हेडिंग डालोगे डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। इन डबल एंट्री सिस्टम, every debit must equal to every credit. In double entry system, every debit ठीक है फरदीन, वो रिकॉर्डिंग ले लेना बेटा, रिकॉर्डिंग लेके सारा कॉपी कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में आ जाना बेटा। MA1 का जितना भी करवाया आज, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास में, शुरू से सारे एक नोट्स बना लेना आप लोग भी, सही है? सब कुछ कॉपी कर लेना। MA1 का रजिस्टर अलग बनाना, FA1 का रजिस्टर अलग मेंटेन कीजिएगा, दोनों एक जगह पे ना लिखिएगा प्लीज। अच्छा जी, क्या लिखा आपने? इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी डेबिट मस्ट इक्वल टू एवरी क्रेडिट। अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने एक रूल बनाया है कि हर डेबिट का क्रेडिट लाजमी होता है और हर क्रेडिट का डेबिट लाजमी होता है।
एवरी डेबिट मस्ट इक्वल टू एवरी, और करके एक और डेफिनेशन लिख लेना, इन डबल एंट्री सिस्टम every debit must have equal and opposite credit. Equal and opposite credit. In double entry system, every debit must have an equal and opposite credit. In double entry system, every debit must have equal and opposite credit. अब ये बड़ा अटमोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। पहले हेड ऑफ अकाउंट का क्या नाम था मेरे बच्चे? एसेट्स। वेरी गुड। क्या नाम था? हेडिंग मार्क करो नए पेज पे, एसेट्स। सबसे पहली डेफिनेशन तो वही लिख दो जो हमने जैसी काइंड वगैरह कर दी थी हमने, नॉन करंट एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल लिखा हुआ है। देखो बताओ, टेंजिबल और इंटेंजिबल देखो जरा, बस है। आपने क्या रिकॉर्डिंग लेक्चर दिया था या ऑनलाइन दिया था? चलो देख लो और ये वापस से रिपीट करें ताकि होता है। एसेट में पहली डेफिनेशन लिखो, रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स। Resources in the business is called assets. जितने भी रिसोर्सेज है बिजनेस के अंदर are called assets। और करके एक और डेफिनेशन लिखिए ना, और करके those natural resources or man-made resources which are beneficial for revenue generation, which are beneficial for its revenue generation is called assets। those natural resources or man-made resources which are beneficial for its revenue generation are called assets। which are beneficial for its revenue generation is called asset। लिखा हुआ ये। गुड। एक है, सबसे पहले ये एक चार्ट बना दो, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। अकाउंटिंग एक्सपर्ट से सबसे पहले एसेट्स को दो हिस्सों में डिवाइड करा है। चार्ट बना के दोनों तरफ स्टेरिक बना लेना। 10 से 12 नंबर के एमसीक्यूज तो इधर से ही आ जाते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कितना अच्छा याद रहा है।
लिखो टेंजिबल में, which can be seen, can be touched, लिखा होगा which can be, पहले ये चार्ट बनाओगे टेंजिबल एसेट में, which can be seen, can be touched, इसको देख भी सकते हो और छू भी सकते हो, with physical substance, जिसकी फिजिकल सब्सटेंस अपीयरेंस हो। तो सर पे इंटेंजिबल एसेट which can not be seen, cannot be touched, without physical substance। अगर आपने किसी बाहर की कंपनी के राइट्स खरीद लिए, पिज्जा हट के राइट्स ले लिए, मैकडॉनल्ड्स के ले लिए, केएफसी के ले लिए, इसकी तकरीबन मेरे ख्याल से 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए फीस है आजकल के लिहाज से, जितना मेरा आइडिया है। और इसके बाद आपको परमिशन मिल जाती है केएफसी खोलने की, मैकडॉनल्ड्स खोलने की। ऐसे थोड़ी खोल सकते हो जाके मुंह को उठाया और बोला कि भाई इस जगह पे मैं केएफसी खोल दूं, केस कर देगा, पूरे खानदान को बंद कर देगा। हाँ, अपने नाम से कुछ भी, अल्लाह माफ करे, कुछ भी रख देना नाम, वो आप करते रहो हरकतें, ये तो पाकिस्तानियों का। न्यू हाजी शीरमाल हाउस, न्यू छोटा सा लिख दिया, बिल्कुल छोटा, हाजी शीरमाल हाउस। आप कोई केस करना आया क्या, तुमने मेरा नाम रखा है, बोला आप झूठ नहीं बोले, देखो ऊपर न्यू लिखा है छोटा सा मैंने, ये तो पुराना वतीरा है, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या है कि आप, अभी मैं पता नहीं किसी एरिया में गया, एक बड़ी तफरीह बताऊं, किसी दोस्त के साथ गया था लास्ट वीक, पिज्जा हट का नाम क्या है, पिज्जा हट है ना, औरंगी टाउन था या कोरंगी था, आई डोंट नो, पता नहीं मैं कौन से एरिया में, इसलिए कि मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता, दोस्त चला रहा था। माशाल्लाह एक नया नाम देखा मैंने, हट पिज्जा, पिज्जा हट को उल्टा कर दिया, उसको नाम नहीं लगा पिज्जा हट, तो हट पहले लिख दिया, पिज्जा बाद में कर दिया। और पूरी लाइटें वाइटें भी बिल्कुल ऐसा ही है, पिज्जा हट की टोपी सीधी होती है, उसने उल्टी कर दी। उसने कहा चल यार यही रख दूं, बाकी तो तुम अपने नाम से भी रख सकते हो, जॉनी पिज्जा, हमजा पिज्जा, कुद्दूस पिज्जा, प्रिविलेज है मैं अपने नाम से रख दूं नासिर पिज्जा, लेकिन मेरा बेटा वो सिर्फ मेरे घर वाले ही खाने के लिए आएंगे। केएफसी एक ब्रांड है, कोई भी जिंगर रख दो तुम, हॉट जिंगर और फलाना जिंगर और धमाका जिंगर, ये करोड़ों दुकानें खुली है, लेकिन जैसे केएफसी रखा है तो राइट्स देने पड़ेंगे। और राइट्स देने का मतलब क्या है कि अब उनकी सारे, आपको सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। वो खुद ही आपकी जगह को रेनोवेट करेंगे, वही सिटिंग अरेंजमेंट बताएंगे, वही प्राइस पॉलिसी बताएंगे, उन्हीं से इंग्रेडिएंट्स आएंगे, उन्हीं का बंदा आके बनाएगा। ये थोड़ी तुमने अम्मी अब्बू को बोला आइए हम लोग सब मिलके ना पिज्जा बनाएंगे, हम अपनी नई रेसिपी निकालेंगे, ये बात कर रहे हो। अपने पास से एक एक सिंगल जो है वो वेटर नहीं रख सकते हो, वेटर भी उधर से ट्रेन आते हैं। क्रॉकरी नहीं रह सकते हो, छोड़ो ना इसको, सारी बात, एक कील नहीं ठोक सकते हो। वो बोलेगा ओवन इधर रखा है, हालांकि बिजनेस तुम्हारा है, मजे की बात ये है, जगह तुम्हारी। बोलेगा सैलेड बार इधर लगेगा, आप बोलो नहीं नहीं इसको यूं कर दो, बोले चलो घर जाओ। तो इसमें बच्चे ने क्रॉस क्वेश्चन, आज से 7-8 साल पहले हम 5 दोस्तों ने सोचा था पिज्जा हट खोलेंगे। ये इतना सारा इसीलिए इंफॉर्मेशन पता चला कि जब देखो, जब तक किसी काम में नहीं घुसना है तो हमें
जिस जगह जाना नहीं है तो उसका एड्रेस पूछ के करना क्या है, इतना हमारे पास टाइम ही नहीं है जिंदगी में। हमने कहा चलो यार कोई फ्रेंचाइज खोलते हैं कोई बड़ी। अब हम उसकी डिटेल में घुसे, फिर हमें पता चला अच्छा हबीब ऑयल्स के पास राइट है, फिर हबीब ऑयल वाले के पास मीटिंग करने के लिए गए, तो उसने फिर हमें इतना बड़ा एक एग्रीमेंट पकड़वा दिया 50 पेज का पिज्जा हट खोलने के लिए। पता चला 1 करोड़ रुपए तो सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहा था, आज से 10 साल पहले बोल रहा हूँ। उसमें से कुछ अमाउंट फिक्स था कि वो उनके पास ही रहेगा, जब हम राइट्स वापस कर देंगे तो कुछ हमें वापस मिल जाएगा। क्या परसेंटेज थी क्या है। अब हम ये थोड़ी क्या हो भाई क्यों हमारे पैसे काट के देगा, तो बोला भाई जाओ, हमने थोड़ी बुलाया है। दफ्तर पहले ढूंढा, उस वक्त तो दफ्तर कहाँ था ये भी सुन लो। पहले तो हमें ये नहीं पता था कहाँ जाके, कहाँ जाकर, किस गली और किस नुक्कड़ पे और किस चौरंगी पे जाके मीटिंग करें, कहाँ किससे मिले, इसके लिए भी पैसे खर्च करे पहले। तो ये आपने डॉल्मेन मॉल देखा है क्लिफ्टन वाला, इसके ऊपर सारे ऑफिसेस बने हुए हैं, इसमें ही सारे बैठे हुए हैं। KFC, नैंडोज। नैंडोज किसका है बताओ जरा, ये नैंडोज की एक फ्रेंचाइज देखी होगी ना नैंडोज, टपाल दानेदार वालों का है। ये जो नहीं जिसकी चाय पीते हम लोग, उसी की बेटी जो है ये साउथ अफ्रीका से चेन लाई है। ये भाई करोड़ों अरबों रुपए का काम है। बॉटम लाइन छोड़ो, जब हमने फिजिबिलिटी बनाई तो 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लग रही थी एक पिज्जा हट खोलने पे। कितने, तो हम 5 दोस्त से तो 1-1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही थी, हमने पीछे हो गए फिर। क्यों, वजह, हमारे पास जगह नहीं थी, हम जगह रेंट पे ले रहे थे। अब जगह हम जब रेंट पे लेंगे और वो रेनोवेट कर रहा था, वो बोल रहे हम यूं बनाएंगे, 1 करोड़ रुपए की तो रेनोवेशन हो रही थी। और वो ही डर था कि अगर रेनोवेट करा सब, बेटा बुखार भी नहीं देंगे वो अपने पैसों से। क्या बोल रहा हूँ, बुखार, बुखार तो खराब चीज होती है ना, खांसी भी नहीं देंगे कि ये मेरी तरफ से ले लो। सारी चीजें तुम्हें सिर्फ चेक बना बना के माशाल्लाह देने हैं, और बिल्कुल तैयार रेनोवेट होके तुम्हें जगह मिल जाएगी। ये थोड़ी है कि नारी की दुकान खोलिए कि तुम जो है कुर्ता शलवार पहन के कभी पिज्जा हट गए हो, देखा है कि जो ओनर बैठा हुआ हो, कभी दिखा देना मुझे। कोई वेटर ही जो है वो ले रहे होते हैं, ओनर तो घर पे बैठा हुआ है ऑनलाइन देख लेता है आज की सेल। बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कभी देखा है कि क्लब वाले कुर्ते शलवार पहन के पिज्जा हट वाला यूं बैठा हो, हाँ भाई लाओ पैसे लाओ। वो तो वेटर ही आता है, कोई काउंटर से बिल बनता है, सारा ऑनलाइन है, सारा ऑनलाइन। हाँ प्राइसेस भी उन्हीं की रहेगी। तुमने कहा मैं अपने अलग प्राइस चलाऊं, कोई डील आएगी तो सबको मानना पड़ता है। हम क्यों पीछे हुए कि भाई एक तो लॉन्ग रन है, पता नहीं कब प्रॉफिट होगा, एक्सपेंसेस बड़े हैवी थे। हमारी खुद की जगह होती तो फिर जीत थी हमारी कि एक ना एक दिन तो चल ही जाएगा। लेकिन पता चला जब तक चला नहीं, और इससे पहले उसने जगह खाली करने का बोल दिया। कि जितने भी पिज्जा हट वगैरह जो बने हुए हैं, KFC और मैकडोनल्ड्स और ये, ज्यादातर कंपनियों की खुद की जगह है या ओनर्स की खुद की हजरात की अपनी जगह है। उनको पता है रेनोवेशन की इतनी बड़ी कॉस्ट आएगी, और 2 साल के बाद खाली करने का बोला। आपको पता है बैंक जब कोई ब्रांच, बैंक जब भी बैंक आपको रेंट पे जगह लेता है, बैंक कभी बैंक वाले को रेंट पे जगह नहीं देना, खाली नहीं करवा सकते हो, याद रख लेना। बड़ा खतरनाक मामला होता है। अभी 2-3 केसेस चल रहे हैं, उनके भी लॉयर बहुत खतरनाक होते हैं, पैसे ऐसे देंगे 10 साल का रेंट एक साथ दे देंगे, ऐसा खुश हो जाओगे, पागल पागल हो जाओगे। तो 10% इंक्रीमेंट के साथ, लेकिन ऐसा लगेगा तुम्हारी प्रॉपर्टी ही चली गई है, माशाल्लाह छोड़ते ही नहीं है साले।
हमारा एक दोस्त है, उसको विरासत में एक बहुत बड़ी जगह मिली है। दादा उसके इंतकाल कर गए, तो उसने बोला बेटा ये जगह ले लेना। वो जगह पे एचबीएल खुला हुआ है, नाजमाबाद गोल मार्केट कोई जगह है। हम गए भाई, हमने ब्रांच मैनेजर को बोला कि ये अब हमें जगह चाहिए। हमारी जगह, कागजात हमारे पास, एग्रीमेंट हमारे पास, बोला है रेंट बढ़ा लो कुछ 2 साल के लिए। उसने 2 साल और एग्रीमेंट आगे बढ़ा दिया, पैसे मिल गए पूरे एडवांस पैसे, महीने के एक साथ पैसे। खतरनाक लोग होते हैं। अब क्या हो गया, कोर्ट में चैलेंज कर दिया उसने, एचबीएल वाले ने। क्यों? वो जिस जगह पर है सिर्फ एक ही ब्रांच है, खूब चलती है, उसको वर्सिनिटी में कहीं और जगह मिल नहीं रही है, एचबीएल वाले को वो भी खींच रहा है। मैंने कहा भाई ये तो ऐसे काम नहीं चलेगा, कोई टाइट वकील करना पड़ेगा। पूरी बिल्डिंग उसकी है, ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे पूरे जगह पे उसने एचबीएल को। चीजों में घुसते तो फिर पता चलता है क्या क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, ग्लैमर। 15 साल तक तो रेंट खाया बहुत मजे से, सारे खानदान वालों ने, चाचाओं ने, अब्बा अब्बा ने। खाली करके नहीं देना, लेकिन कर दिया हमने भी। खैर वकील वकील देखो क्या है, बोला सब चीजें पहले ही एडवांस में दे देता है पैसे, या तो आप बहुत ही टाइट एग्रीमेंट करवाओ। किसी को पता नहीं होता, वो समझते हैं बहुत शरीफ लोग हैं बैंक वाले लोग, ये बज़ाहिर समझते हैं कुछ टाइम पीरियड होगा। उसके अंदर एक शिट लिखी हुई थी कि जब बैंक खाली करवाना है तो 2 साल पहले बताइएगा। उसने 2 साल पहले ही बताया था उनको, फिर कोई और हीला निकाल देते हैं। पता है ना, खतरनाक लोग हैं। मतलब इधर क्या है, हर चीज है इधर, कानून तो है ही नहीं ना माशाल्लाह पाकिस्तान में। ओनर थोड़ी होता है बेटा, राइट्स लेकर आए ना कैलिफोर्निया से। ओनर तो उधर है ना, ओनर तो पूरे पाकिस्तान। पिज्जा, हबीब ऑयल्स वालों। यानी पाकिस्तान में किसी को पिज्जा हट खोलना है ना, तो उसको किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा? नहीं समझ में आई? वो एक परसेंटेज होती है, उसने बहुत बड़ी पैसे दिए होंगे ना हबीब ऑयल वाले ने। लेकिन मुझे ख्याल से लाहौर में किसी और के पास राइट्स होंगे, कराची में इसके पास है, पेशावर में किसी और के पास होंगे। लेकिन पेप्सी जो है जैसे, उसके पास राइट्स पूरे पाकिस्तान के पास है। सिराज कासिम पहली थे ना उमर। जी 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 जी, वही तो है, एक ही कंपनी है, बिल्कुल सही है। तो ये इनटेंजिबल एसेट्स तो है, कोई और नहीं ले सकता उनसे जाके राइट्स। गोरा तो वैसे भी इस चीज में पंक्चुअल है कि कंट्री में आपके एक बंदे को मैंने राइट्स दे दिए, तो अब आप ही उधर से जाके लीजिए। और अगर उसने जाके उधर से एग्रीमेंट करा है कि आप मुल्क में और किसी और को नहीं देंगे, ये तो एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है ना, नहीं आई समझ में? तो फिर उसके पैसे भी ऐसे ही लिए होंगे ना कैलिफोर्निया वाले ने, कि कराची में और किसी को राइट्स नहीं दे सकते हो। एक बात समझाने के लिए, हेडिंग देखो इसके अंदर, एग्जाम्पल लिख लेना, गुडविल, कॉपीराइट्स। लेकिन एक अच्छा बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन अगर चल जाए तो सेट है। होती तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल, बहुत बड़ी भाई, बहुत बड़ी। बड़ी तो बहुत छोटा वर्ड है। और फिर कब चलती है वो एक अलग बात है, लेकिन एक दफा चल गई ना, तो वो तो सिर्फ राइट्स को रिन्यूअल करवाना है तुम्हें बस। टाइम तो लगता है ना मेरा बेटा, फॉरेन कॉस्ट थोड़ी कवर हो। हाँ चलेगा, यही तो एक है कि उसका नाम ही इतना बड़ा है। लेकिन अब जैसे पिज्जा हट है, मेरे ख्याल से पिज्जा हट ने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया है पिछले 20 सालों के अंदर। लेकिन आज कंपटीशन बहुत सख्त हो गया है, बाजारों खुल गए ना मेरे ख्याल से।
और भी अच्छे अच्छे खुल गए हैं, डोमिनोज है, पिज्जा पॉइंट है, जो भी है वॉट एवर। ये भी एक है, ये भी एक चैलेंज होगा आगे। बहरहाल आगे बढ़े। इसमें लिखे कॉपीराइट्स, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स में। हाँ? आप गवर्नमेंट से जो इंपोर्ट लाइसेंस लेते हो, किसी चीज का लाइसेंस लेते हो, एक तो मिलता बड़ी मुश्किलों से, तो असर रसूख का काम है ना। प्रैक्टिकल अगर हम बात करें, बाहर की दुनिया में बिल्कुल बेट लगती होगी। नेक्स्ट देखो इसके अंदर, जो आपके पास टेंजिबल एसेट है ना बेटा, वो और सब डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स में। टेंजिबल एसेट आपके पास सब डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में। ये लिखा हुआ था आपके पास। एक और चार्ट बनाओगे इसके बाद। अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कहा जो टेंजिबल एसेट्स है वो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। पहला पॉइंट लिखना नॉन करंट एसेट में, which can be used for more than one accounting period, which can be used for more than one accounting period। ऐसी तमाम चीजें जो एक साल से ज्यादा अरसे के लिए चले, which can be used more than one accounting period, which can be used more than one accounting period। और करंट एसेट में लिख लेना which can be used within an accounting period, जो एक साल के अंदर अंदर जो है वो यूज होते हो, which can be used within an accounting period, which can be used within an accounting period। दूसरा, नॉन करंट एसेट में दूसरा स्टेरिक पॉइंट लगा के लिखो, they cannot change their shape easily, they cannot change their shape easily, they cannot change their shape। करंट एसेट में लिख, करंट एसेट में लिखना they can change their shape easily, they can change their shape easily। फॉर एग्जाम्पल लिख लो नॉन करंट एसेट में, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, डिलीवरी वैन्स, डिलीवरी वैन्स, कंप्यूटर, फर्नीचर, प्रेमिसेस लिख लेना, प्रेमिसेस। ये नॉन करंट एसेट की सारी एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। करंट एसेट में लिख लेना कुछ एग्जाम्पल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड,
कैश एट बैंक, एक वर्ड पढ़ोगे आगे, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, फिर लाइबिलिटीज की हेडिंग डालो, ये नॉन, पहले पहला हेड ऑफ अकाउंट हो गया एसेट, लाइबिलिटीज की हेडिंग डालो, पहली डेफिनेशन तो वही लिख दो, resources supplied by other people, resources supplied by resources supplied by other people is called liabilities। और एक और डेफिनेशन लिख लेना, business obligations are called liabilities, business obligations are called liabilities। कारोबारी कर्जा, उर्दू में लिख लेना कारोबारी कर्जा, लाइबिलिटीज। पहली डेफिनेशन तो हमने वही लिख ली, रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल इज कॉल्ड लाइबिलिटीज, और दूसरी डेफिनेशन में लिखा हमने बिजनेस ऑब्लिगेशंस आर कॉल्ड लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज का भी सारे स्टूडेंट जरा एक चार्ट बना लेना, और लाइबिलिटीज भी दो टाइप्स की है, एक है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और एक है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। एक है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और एक है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में लिख लेना पहले, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और एक क्या है बच्चों, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। बिजनेस ऑब्लिगेशन, जो बिजनेस में उधार लिया जाता है, कर्जा लिया जाता है, किसी बैंक से लिया जाए, किसी इंस्टीट्यूशन से लिया जाए, दे आर कॉल्ड लाइबिलिटीज। अकाउंटिंग एक्सपर्ट का कि लाइबिलिटीज दो किस्म की है, कौन कौन सी भाई? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का एक और भी नाम लिख देना, नॉन करंट लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का दूसरा नाम नॉन करंट लाइबिलिटीज, दोनों एक ही बात है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और दूसरा नाम है दूसरी टाइप है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, इसका दूसरा नाम है करंट लाइबिलिटीज। अभी एग्जांपल देंगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की, which can be settled, which can be
settled more than one accounting period. ऐसा कर्जा जो आपको एक लंबे अरसे के बाद वापस देना हो, which can be settled more than, ज्यादातर इसमें बैंक लोन आती है. फॉर एग्जाम्पल मोर्गेज. कोई बताएगा मोर्गेज का क्या मतलब होता है? वेरी गुड. ठीक, हमारे इधर होता है पाकिस्तान कराची में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस. गवर्नमेंट का इदारा है जो आपके घर के कागजात के ऊपर क्या देता है आपको, 20 साल का और सैंक्शन होता है. हाउस बिल्डिंग मिलता ही 20 साल के लिए है. हाउस बिल्डिंग फाइनेंस होता ही, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, 20 साल का ही होता है. बैंक से किसी लोगे, हाउस बिल्डिंग एक अलग ही इदारा है. हाँ, करंट लायबिलिटी में लिख देना विच कैन बी सेटल्ड, which can be settled within an accounting period. ऐसा कर्जा या ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर सेटल करनी हो. अक्रूड एक्सपेंसेस अभी बताता हूं. क्रेडिटर्स, जिसका दूसरा नाम है अकाउंट्स पेबल, एक ही बात है, एक ही बात है. बैंक ओवरड्राफ्ट. हमारे घर पे लाइट का बिल आता है, सारे स्टूडेंट्स ने देखा ही होगा भाई. उस लाइट के बिल को हम कितने दिन में पे करते हैं? उस पे ड्यू डेट कितने दिन की लगी हुई होती है? वेरी गुड. मैक्सिमम हमारे मेरे ख्याल से 10-11 दिन, 12 दिन, 15 दिन. कभी ऐसा लाइट का बिल नहीं आया होगा माशाल्लाह आज आया तो बोले अगले साल तक बेटा पुत्र जब चाहे जब भर देना. और ऐसा भी नहीं है कोई स्कूल या इंस्टीट्यूट के आज पढ़ लो बेटा 1 साल के बाद फीस दे देना, जब चाहो जब दे देना. बच्चे का एडमिशन ही उस वक्त तक नहीं होगा जब तक ये पैसे नहीं भरेगा. और अगर टाइम पीरियड दे भी दिया तो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना इंस्टॉलमेंट बना देगा. ये नहीं है कि पूरा एमबीए कर लो इंशाल्लाह 4 साल बाद दे देना पैसे, कोई मसला नहीं है बेटा. हमारे घर पे जो भी काम करने के लिए मासियां हैं, चौकीदार है, या कोई भी XYZ जो भी तुम्हारे घर पे काम करने आते हैं, तो मेरे ख्याल से पूरे महीने जब वो काम कर लेते हैं मासियां, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं को पैसे दे देने. कभी ये नहीं हो सकता हम बोले इंशाल्लाह आपको अगले साल हम पैसे देंगे, इंशाल्लाह आप काम करते रहे. कोई भी काम नहीं करेगा. ऐसे पैसे जो तुम्हें फौरन पे करने हो, फौरन से मेरा कहने का मतलब इन दोनों को सेग्रीगेट करने के लिए 1 साल का अरसा दिया है. वैसे तो ये पेमेंट जो है महीने, 15 दिन, 20 दिन, 1 साल के अंदर अंदर हो. जिनसे हम उधार में गुड्स खरीदते हैं वो भी हमें 90 डेज का क्रेडिट देती है. बहुत हद मार दिया 120 दिन. और हम भी अपने कस्टमर से इतने ही दिन में पैसे लेंगे वापस, और क्या करेंगे. ये कॉपी कर लेना लाइबिलिटीज. हमारे टीचर कहते थे जिसको अच्छी FA1 सीखनी हो उसको हेड्स ऑफ अकाउंट पक्के आते तो वो आराम से कर लेगा इंशाल्लाह. नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया, कैपिटल. अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में किसी को पता है? वेरी गुड, शाबाश. हमारे बैंक में पैसे इतने नहीं थे जितने हमने जो पेमेंट करनी थी उसमें हमारे पैसे कम थे, बैंक ने अपने ब्याह पे दे दिए.
लेकिन पॉइंट नंबर 1, इंडिविजुअल बैंक अकाउंट पे नहीं मिलता, सिर्फ कंपनी को मिलता है। स्पेशल कस्टमर का ऊपर से थोड़ी आया, कंपनी को मिलता है, बस उनका सैंक्शन होता है, जिनकी कंपनियां हो, जिनके पास। और दूसरा, जब वो बैंक का पैसा यूज करेंगे तो फिर बैंक उसके ऊपर क्या चार्ज करेगा? बैंक कभी भी फ्री में कोई पैसे काम नहीं करता तुम्हारा। तो बैंक जब वो तुम्हारे पैसे आएंगे ना तुम्हारे अकाउंट में, तो माशाल्लाह अपने पैसे भी काटेगा जो उसने दिए थे, और साथ क्या लेगा? वेरी गुड, पर डे अकॉर्डिंग टू एसबीपी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 0.25% पर डे कंपाउंडेड इंटरेस्ट है आजकल। 0.25 पर डे मार्कअप है कंपाउंडेड। क्या होता है कंपाउंडेड? 1,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, ये एक्स्ट्रा बात है, एक पता होना चाहिए। 1,000 रुपए तुमने बैंक के यूज करे और आज तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं आए, सुबह उठ के जब बैंक अकाउंट खोलोगे माशाल्लाह, तो 1,000 रुपए नहीं लिखे हुए आएंगे। 1,000 रुपए पे 0.25% पर डे का मार्कअप उसके अंदर ऐड होगा। मिसाल ले लेता हूँ, 1,025 रुपए लिखे हुए आएंगे। अब उससे खतरनाक बात सुनो, अगले दिन भी पैसे नहीं आए कहीं से। अब जब दूसरे दिन बैंक अकाउंट खोलोगे तो 1,025 पे इंटरेस्ट लगा हुआ होगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट चल रहा होता है, खतरनाक किस्म का। लोग रोड पर आ जाते हैं। ऑप्शन लेना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर वही अपना आपका फैसिलिटी है, आपके पास है, कंपनियां लेती हैं, ऐसी बात नहीं है, इंडिविजुअल को वो एंटरटेन करते भी नहीं है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, कैपिटल की हेडिंग डालो। एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया, कैपिटल। Resources supplied by the owner is called capital. Resources supplied by the owner is called, resources supplied by the owner is called capital. माशाल्लाह याद आ गया। Resources supplied by the, कोई टाइप नहीं होती, कोई काइंड नहीं होती कैपिटल। एक और डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, थोड़ी सी इंग्लिश है। Residual claim by the owner is called capital. RESIDUAL. Residual claim by the owner is called capital. Residual claim by the owner is called, नेक्स्ट लिखो कैपिटल के बाद ALCE, वेरी गुड। एक्सपेंसेस की हेडिंग मार्क करो। सारे बच्चे एक्सपेंसेस की हेडिंग मार्क करें। लिखो इसमें एक्सपेंसेस में
cost incurred by the business for its revenue generation. अभी समझाते हैं क्या मतलब है cost incurred by the business for its revenue generation is called expenses. जैसा कि आपको पता है कि बिजनेस जो है बगैर एक्सपेंसेस के नहीं चल सकता. दुकान खोलोगे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, चलो खोल ली, कोई बंदा इसलिए नहीं रखा कि हमें सैलरी देनी पड़ेगी, हमने काम खुद अपने हाथ से काम करेंगे. शटर खुद ऊपर करा, झाड़ू खुद लगा ली, चलो कोई मुजाहिकत नहीं, कोई बुराई नहीं है. मेरा बेटा अंधेरे में क्या काम करोगे पूरे दिन, तो क्या ओपन करोगे, जब लाइट ओपन करोगे तो मैंने जितना तज्जिया का ना, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो कयामत तक खत्म नहीं होने वाले, हमारी जिंदगी के साथ है मेरे बच्चे. यूटिलिटी बिल्स जब तक यूज कर रहे हो तुम्हें बिल पे करना पड़ेगा. बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हम सोलर पैनल लगा लेंगे. एक और बावले, अरे भाई सोलर पैनल लगा देगा उसमें खराबी नहीं होगी क्या कभी? ये जो हम एलसीडी लगाते हैं, एलईडी लगाते हैं, कोई बल्ब लगाते हैं, तो अब्बू ये बोलते हैं बेटा कयामत तक के लिए छुट्टी हो गई है, कयामत तक चलेगा भी है, तो अब्बू का इलाज करवा लो. अगर कभी एसी लगाया है, क्या फ्रिज लगाया है, फ्रिज लिया है, ये तो हर एक के घर के साथ है, अप एंड डाउन. इसके लिए आपको एक प्रिकॉशनर रखना पड़ता है. रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेरे ख्याल से कभी नहीं खत्म होने वाला. अभी देख लो बारिश हुई है, मेरे ख्याल से सभी रिपेयर की जरूरत है, अल्लाह माफ करे, सभी टूट फूट गया है. और अभी तो अगस्त में और सुन रहे हैं, तो ये लोग और गवर्नमेंट बोलिए चलो अभी नहीं खर्चा करो, जरा एक साथ ही सब हो जाए, फिर एक साथ सही करेंगे. अल्लाह बेहतर जाने कब करेंगे. चलो मुल्क के से इंडिविजुअली, हमारे घर के अंदर इटसेल्फ कितनी चीजें खराब हो गई है. अभी देख लो, मैं खुद देख रहा हूँ, वो कंप्यूटर खोला है मैंने, लैपटॉप, कल ऑनलाइन एक क्लास थी मेरी मस्कत पे ओमान में, वो लैपटॉप बहक गया रात को, उसको यूं कर रहा हूँ वो इधर इधर जा रहा है, बिल्कुल नया लैपटॉप. समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ. लैपटॉप वाले को फोन किया, उसने एक नई बात बताई, बोल रहा है मॉइस्चर जो है ना, नमी वाला मौसम है, वो उसका कर्सर ही नहीं रुक रहा, यूं 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 हिले जा रहा है. अब मैं कैसे टच करूं, टच स्क्रीन है. बोला भाई खुलवाने का कोई फायदा नहीं है. तो मैंने कहा क्या करूं भाई, बोला धूप का इंतजार करें. अभी कोई और मोची के पास लेके जाता तो वो खोल देता माशाल्लाह. तो अल्लाह पाक का इतना करम है कि इतनी रेफरेंसेस है. एक नई बात पता चली भाई, यानी ये सावन के महीने में ऐसे ये मॉइस्चर आ गया है, बिल्कुल नया लैपटॉप है, और भी टच, और i9 है, कोई कोर i9 है, i7 है, पता नहीं कौन सा, ये वाला नहीं, ये तो इधर के अपने घर की बात बता रहा हूँ. वो खोला, वो यू 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 जा रहा है कर्सर ना, उसका पेन यहाँ कर रहा हूँ तो वो इधर जा रहा है, इधर डांस करे जा रहा है. मैंने कहा ये क्या हो गया भाई. मैंने ऑफ करा, 3 मरतबा ऑफ करके ऑन करा, तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा मुझे टेंशन हो गई भाई, इतनी महंगी मशीन है, 2 लाख रुपए की मशीन है. लेके गया, उसने बोला भाई कुछ नहीं करो, कुछ नहीं छिड़वाओ. मैं समझा ये जो कर्सर वाला बार नहीं है, वो ही नहीं हिल रहा ना, वो उस पर जा ही नहीं रहा ना. मैं कहा इसमें गड़बड़ हो गई है. बोला कुछ नहीं हुआ, ये हो जाता है. अब बताओ इसका क्या करा जाए. बिल्कुल ओके वीआईपी लैपटॉप था. ये कोशिश कर रहे हैं कि बोला भाई माउस लगा के ऐसे ही अभी काम चला लो, खुलवाओगे तो पूरा खराब हो जाएगा. बहरहाल, ताकि आपको भी कभी ऐसा बहक बहक जाए तो सर की शायद बात याद आ जाए कि सर ने बोला था कि सब्र कर लेना,
और ये हो जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंस, आपके पास पैसे ही नहीं है शॉप खरीदने के, तो आप क्या लोगे? रेंट पे लोगे। सर कब तक देना है? जब तक रेंट पे जगह है। जब तक रेंट पे जगह लिए तो क्या देना पड़ेगा? इसको नेग्लेक्ट ही नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से तो आप इतने बड़े चैंपियन भी नहीं हो, सुपरमैन के बच्चे भी नहीं हो कि हर काम आप खुद कर लो। यानी आप दुकान खुद खोल रहे हो, झाड़ू खुद लगा रहे हो, चीजें खुद डिस्प्ले पे रख रहे हो, कस्टमर तुम डील कर रहे हो, बैंक खुद जा रहे हो। क्या क्या काम करोगे? पागल हो जाओगे, नफसियाती हो जाओगे। दुकान बंद करके बैंक भाग रहे हो, दुकान बंद करके गुड्स लेने जा रहे हो। ना चाहते, ये अल्लाह ताला का एक सिस्टम है मेरा बेटा। अल्लाह ताला ने हर एक को एक दूसरे पे डिपेंडेंट रखा है। अगर आप ये देखो, अगर आदमी के पास ऐसा हो जाए तो वो एक रोटी किसी को खानी ना दे, ये तो अल्लाह पाक का एक निजाम है। तो उसको ना चाहते हुए भी दूसरे की जरूरत पड़ती है, चाहे वो छोटा बंदा हो या बड़ा बंदा हो। एग्जाम्पल लिख लेना, रेंट एक्सपेंस, सैलरीज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। बहुत बड़ी कॉस्ट है आजकल की। कहीं पे भी ट्रेवल करना है तुम्हें, एक बहुत बड़े ट्रेवलिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नेग्लेक्ट ही नहीं कर सकते हो। चाहे खुद की भी व्हीकल हो तो उसके अंदर भी आपको उसके मेंटेनेंस करवाना है। रेंट पे करते हो, उबर करते हो, करीम करते हो, रिक्शा करते हो, टैक्सी में जाओ, बस में जाओ, व्हाटएवर, पैसे देने। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है कट डाउन नहीं हो सकता है। 4 बंदे रखे थे, 80,000 रुपए सैलरी जा रही थी, आपने कहा मैं बेयर नहीं कर सकता यार, 1-2 बंदों को निकाल दिया कि भाई मैं खुद काम कर लूंगा यार, मैं थोड़ा ज्यादा काम कर लूंगा। चारों को नहीं निकाल सकते, चौकीदार नहीं निकाल सकते, कैसे करें? बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ALCE, अब आ जाओ आर, रेवेन्यूज। Revenues are generated from the sales of goods revenues are generated from the sales of goods and rendered services. Revenues are generated from the sales of goods and rendered, या तो गुड्स बेच के रेवेन्यू कमा सकते हो या सर्विसेज। लास्ट टाइम में भी हमने ये बात करी थी कि दुनिया में इंसान 2 तरीकों से ही पैसे कमा सकता है, या माल बेच के कमा ले, तीसरा कोई दुनिया में टाइप ही नहीं है। अब वो उसमें मैन्युफैक्चरिंग आ जाए या ट्रेडिंग आ जाए, बीच में कमोडिटी आ गया तो वो आपका सेल्स ऑफ गुड्स हो गया। या जॉब कर ले, अगर आपके फादर बैंक में काम करते हैं तो सर्विस कंसर्न, किसी गवर्नमेंट इदारे में काम करते हैं सर्विस कंसर्न, किसी प्राइवेट इदारे में काम करते हैं, जॉब करते हैं, पूरे महीने काम करते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ क्या मिलती है? सैलरी। अगर आपकी मदर, फादर, बहन, भाई कहीं पे टीचर है, किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, सर्विस कंसर्न। कहीं पे जॉबर है, जॉब करते हैं, किसी बैंक में बैंकर है, सर्विस कंसर्न। यानी इन शॉर्ट, अब इधर एक और चीज बता दूं लास्ट, घर में पैसे आने का कोई ना कोई एक जरिया होगा जहां से तुम्हारी रेवेन्यू जनरेट हो रही है। या तो आप कोई कारोबार कर रहे होगे, बिजनेस, आई मीन टू से दैट, यानी कोई गुड्स सोल्ड आउट कर रहे होगे, आपकी फैक्ट्री होगी, कोई चीज मैन्युफैक्चर करोगे, उसको बेच के बना पैसे कमा रहे होगे, या उसको ट्रेडिंग बिजनेस से कमा रहे होगे, या तुम जॉब कर रहे होगे। एक और चीज होती है, याद रख लेना, कि जब आपके पास बहुत ज्यादा माशाल्लाह पैसे हो गए तो उस पैसों को आपने बैंक में रखवा दिया,
पता होगा शायद। तो बैंक उसके ऊपर हमें क्या देती है, यानी वो सूद बोलते हैं, इंटरेस्ट है, तो वो आपके प्रॉफिट गिवन बाय द बैंक, तो उससे है। या आपने कोई नॉन करंट एसेट खरीद लिया और उसको रेंट पे दे दिया, यानी रेंटल इनकम। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि वो जो पैसा तुमने जमा करा है वेरी फर्स्ट टाइम, वो कहां से आया था? जो तुमने सोर्स एक पूल करा था, जो जमा करा था, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था? आया वो तुम बिजनेस करते हुए, आजकल तो हर एक बंदे ने ये करा हुआ है, हर दूसरे बंदे ने क्या काम करा है, जो भी काम करता है सेकंड उसने जरूर कोई और जगह पे इन्वेस्टमेंट जरूर करी है छोटी मोटी। यानी ये दुनिया का ट्रेंड बन गया है कि एक सोर्स ऑफ इनकम अब रही नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे भी टाइकॉन है साले जिनकी 4-4 सोर्स ऑफ इनकम है। बिजनेस कर रहे, रेंट पे प्रॉपर्टी दे दी, उधर से इनकम आ रही है। आजकल तो हर दूसरा बंदा देखा होगा प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है कि कोई चीज ले ली, कोई प्लॉट ले लिया, कोई कुछ ले लिया, उससे रेवेन्यू जनरेट कर ली। और अगर बहुत सारे पैसे हैं, तुमने कहा नहीं यार प्रॉपर्टी में नहीं करना है, तो तुमने उसको बैंक में रखवा दिया। लेकिन मेरा सवाल इधर ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जो वेरी फर्स्ट टाइम तुमने पैसा कमाया है, इसलिए बहुत सारे बच्चे आर्ग्यू करते हैं सर इस तरह तो 3 सोर्स ऑफ इनकम हो गई। एक हो गई आपका बिजनेस, यानी कि आपने कोई ट्रेडिंग या कोई सेल्स ऑफ गुड्स हो गया, और रेंडिंग सर्विसेज यानी हमने खिदमत दे दी। सर्विसेज हो गए डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, बैंकर्स, ये सारी बेस्ट एवर एग्जांपल किसकी हो गई है, सर्विस की। तो सर जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो किस में आएगा, वो इन्वेस्टमेंट इनकम में आएगा। किस में आएगा, उसमें हर चीज आ जाती है। कोई रेंट पे आपने प्रॉपर्टी दी है, 2 घर लिए थे आपने, एक घर में आप रहते हो, और बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा भी देखा है अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर है और आप एक फ्लोर पे रह रहे हो, तो बाकी 2 आपने रेंट पे दे दिए। बेटा बड़ा सीखने को है, पेपर तो आपके जगह पे क्लियर हो ही जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत सारी चीजें, और एक ही कॉमन चीज है, अच्छा ये मतलब नहीं है कि बाहर दुनिया वालों को नहीं पता, उसको भी वो सारी बातें पता होंगी, लेकिन उस बेचारे ने एक बहुत बड़ा स्ट्रगल फेस करके उसको ये सारी बातें पता होंगी, और तुम्हें ऐसे ही पता चल गई। उसने बहुत मार खाई होंगी बेचारे ने, बहुत इसके ऊपर ढस पड़े होंगे, इसके बाद उसको समझ में आया होगा। कोई लड़के मुझसे आर्ग्यूमेंट करते, सर अंगूठा छाप बंदा है, और सर उसको आप देखें, आप उसकी नॉलेज देखें। मैं कहा बेटा उससे जाके पूछ के आता ना कितने साल से काम कर रहा है, पता चला 40 साल से काम कर रहा है। तो उसने इतने ढस खाए हैं बेचारे ने, इतने लॉसेस करे कि वो अब इतना पापी बन गया है कि वो आपको आर्ग्यूमेंट ऐसे खतरनाक देता है। एक पठान से मिला था, उसने मुझे बोला सर मुझे एक सीए क्वालिफाइड जो है ना बंदा चाहिए सीईओ के लिए। मैंने कहा अच्छा, मेरा पराडो है उसके बाद माशाल्लाह अंगूठा छाप है, और मुझसे मांग क्या रहा है, एक सीएफओ के लिए, सीईओ के लिए बंदा चाहिए। मैं कहा 4-4.5 लाख रुपए सैलरी होगी उसकी भाई। बोला हाँ देगा, फिक्र नहीं है, ऑफिस भेज दो। अब मेरा सवाल ये है कि माशाल्लाह मेरे ख्याल से दूर से इंग्लिश भी पढ़ना नहीं समझ में आ रही थी, अच्छे कपड़े पहने हुए थे वो एक अलग बात है। पता चला पूरे कराची में सबसे ज्यादा हैवी मशीनरी का काम उसके पास है, पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी हैवी मशीनरी उनके पास है। मसूदी है अफगानी, मेरा स्टूडेंट है, बड़े बड़ी जगहों पे पढ़ा है। आपकी सोच है ना, सोच, जहाँ आपकी सोच नहीं जाती उधर उधर से पढ़ा कर आ गए। तो पता चला बोले कि 50 साल से पता नहीं कितने लेगेसी से काम करते हुए आ रहे हैं, डंपर और क्रेन सब पता नहीं क्या क्या वॉटेवर। इस सौराब बोर्ड पे इनकी एक पूरी बर्की बर्की ट्रेडर्स है ना, उसी में इनका जो है एक ऑफिस है, जाना हुआ, इज्जत करते हैं माशाल्लाह। उनके बेटे को पढ़ाता हूँ। देखो तुम लोगों तो बल्कि और भी पढ़ना चाहिए, किसी पूरी नस्ल में किसी ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अपने बच्चे को ए लेवल्स करवा रहा है। पूरे खानदान में मेरे ख्याल से किसी ने नहीं पढ़ा हुआ।
मेरा जहां तक ख्याल है। और उसका बेटा मुझसे A2 पढ़ता है, यानी O लेवल्स करा है पहले उसने, मेरे A लेवल्स बड़े अच्छे टर्म्स है मेरे काफी साल से। और हमारी जो पढ़ने वाली कौम है वही नहीं पढ़ रही है माशाल्लाह, दूसरे सब पढ़ रहे हैं। इंटीरियर के मेरे इतने स्टूडेंट है, आपकी सोच। हैदराबाद हमारे कैंपस हुआ करता था, हम हर बुध को हैदराबाद जाते थे पढ़ाने के लिए, सारे इंटीरियर के बच्चे जामशोर से, जैसे कि हम जाते ही वीक में एक दफा थे। नहीं, अलम था ना, अब उन्होंने दे दिया पहले वाला जो अलम जो इधर था ना। 6 साल नॉन स्टॉप गए हो हर बुध को, 6 years। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मिले, आज कहाँ कहाँ है दुनिया में। डॉक्टर साहब है, उनके बेटा बेटी दोनों CA क्वालिफाइड हुए। पढ़ने के बड़े फायदे हैं बच्चे। हाँ, थोड़ा सा करेज करना होगा, 2-5 साल का कड़वा घूट है, इसमें सारी सोशल एक्टिविटीज को खत्म कर दो, फिर चिल होके जिंदगी गुजरेगी। और अगर ये वाले 5-6 साल चिल जिंदगी गुजार दी तो पूरे जिंदगी रगड़ा है, फिर करते रहोगे और जॉब्स, ऐसा स्पार्क वाली जॉब नहीं मिलेगी। ये 4-5 साल अगर कड़वा घूट पी लिया, थोड़ा सा बाइकआउट कर दिया लड़कों से, ये रात रात को भर जागना और फालतू जमागोइयां, तो जिंदगी गुजर ही रही है, तो बन जाओगे। और तुमने बोला नहीं नहीं मैं तो वही घूमूंगा भी और मैं खाना भी खाऊंगा, सैर सपाटे भी करूंगा 4-5 साल में, मैं तो नहीं, मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, तो अभी नहीं कर, फिर पूरी जिंदगी करता रहेगा। देखो ना, आपके कराची के अंदर एक ऐसा तबका भी है जो 15 से 20 हजार रुपए पर हेड का खाना खा जाता है, पर हेड, एक वक्त का। और ऑन द अदर हैंड 15-20 हजार रुपए की एक बंदे की जॉब है बेचारे की पूरे महीने की। इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन आ गया है, मिडिल तबका तो खत्म हो गया है। आपको तो और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए मेरे लिहाज से। बहरहाल आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो इसके अंदर रूल्स हो गया, एसेट लायबिलिटीज। एक हैंडआउट आपको मैं शेयर कर रहा हूं, आपके ACC के, आप लोग सब ACC के ग्रुप में तुम ऐड हो गए बच्चे, ये आप लोग जो है फोटोकॉपी करवा लेना। अच्छा, बुक्स के नाम लिख लो जरा, बुक्स ले लीजिएगा, बुक्स के नाम लिख लो। लास्ट टाइम बताया था मैंने, खाली बताए थे। BPP पब्लिशर है, लिखे थे आप लोगों ने, दोनों के लिख लो, दोनों के लिख लो, जो बुक्स चाहिए वो किसी दोस्त यार के पास हो, तो मुझे कोई मसला नहीं है, किसी से अगर बोरो कर सकते हो तो कर लो, कोई इशू नहीं है मुझे। BPP एक ये ACC का जो है अपना ऑथराइज जो है पब्लिशर है। BPP FA1 की स्टडी टेक्स्ट लोगे, फोटोकॉपी लेना कोई इशू नहीं है, ओरिजिनल तो बहुत महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव है, हर जगह फोटोकॉपी चल रहा होता है, कोई इशू नहीं। BPP के FA1, BPP ही की FA1 की एग्जामिनेशन किट, दो बुक्स, ये घर के अंदर स्टडी टेक्स्ट, और किसी कजन वगैरह कोई दोस्त कोलीग वगैरह किसी के पास भी है तो कोई इशू नहीं है, ला सकते हो, मेरे से कोई इशू नहीं है। BPP की MA1 की स्टडी टेक्स्ट और MA1 की ही एग्जामिनेशन किट, ये दोनों बुक्स, 4 बुकें आप कहीं से भी खरीद आओगे। एक FA1 का मेरी बुक हैंडआउट मिलेगा, वो आपको परचेज करना पड़ेगा नीचे फोटोकॉपियर से, मैं इससे पढ़ाऊंगा तुम्हें सारी चीजें।
कि घर पे करोगे। क्यों? इसके अंदर टोटल एग्जामिनेशन के डिस्प्ले बता दिया कि तुम्हें जरा पता चल जाए कि बुक के अंदर, इसके अंदर भी सारे एग्जामिनेशन के हैंडआउट, मेरे हैंडआउट में भी सारे एमसीक्यूज ही होंगे, लेकिन साथ वो भी होगा प्रैक्टिकल। एक MA1 की बुक भी एक हैंडआउट, यानी 2 हैंडआउट आपको नीचे फोटोकॉपी से मेरे मिलेंगे। ये बाकी 4 चीजें आप खरीद लेना। आज के बाद हम सभी कहाँ पढ़ाओगे? ऐसा नेटवर्क दोनों पढ़ाओगे? जी भाई, तो सर ने छोड़ दिया बेटा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है, मेरी क्लास है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है, मैं आपको ग्रुप पे ये सेंड कर दूंगा। इंशाल्लाह इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। 12:30 तक थी ना हमारी क्लास? हाँ